सोनू का आज तक किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं हुआ एडमिशन। लेकिन जी हाँ, सिर्फ एक ही सोनू को आईएएस ऑफिसर बनाकर नहीं होगा। इस जैसे हजारों लाखों और सोनू हैं। कौन किसको गोद लेगा और कितना को गोद लेगा? इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है ताकि सोनू जैसा हजारों लाखों सोनू आईएएस इंजीनियर डॉक्टर बन सके और गरीबों को सपना पूरा करे। हम किसी स्कूल में 5 शिक्षक, 8 शिक्षक, 10 शिक्षक, 12 शिक्षक वाली भी मैं स्कूल देख रहा हूँ, लेकिन स्कूल में सही तरह से अटेंडेंस भी हाजिरी नहीं बनते, शिक्षक समय पर पहुँचता भी नहीं। दूर कम से कम आप तो पढ़ लीजिए, आपके अंडर में कम से कम 200, 300, 400, 500, 800 बच्चे आते हैं। कम से कम आप अब तो सीख लीजिए। कल नहीं जानते थे, आज आपको नौकरी लग गई, आज आपको जॉइन लेटर है, आप सर्विस का तनख्वाह, रेगुलर सरकारी तनख्वाह उठा रहे हैं। आज सीख लीजिए। आज शिक्षा मंत्रालय से कहना चाहता हूँ, भारत के शिक्षा मंत्रालय से कहना चाहता हूँ, आप किसी प्राइवेट स्कूल से हिंसा क्यों करते हैं? आप किसी प्राइवेट कोचिंग से क्यों हिंसा कर रहे हैं? ये भी प्राइवेट स्कूल नहीं चलेगी, ये भी कोचिंग नहीं चलेगा। क्यों? कि आपकी शिक्षा व्यवस्था इतना बद से बदतर है कि आपको सही शिक्षक पहचानने नहीं आता, कि खुद भी वो शिक्षक पढ़ते नहीं, दूसरी को पढ़ने देना नहीं चाहते, खुद भी जानते नहीं, दूसरी को जानने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्यों? यदि वो शिक्षक अच्छे से पढ़ ले तो नहीं होगा क्या? जो शिक्षक कम से कम सरकारी तनख्वाह खाते हैं, उसे भी क्या कम से कम उसे पैसे की उसे कोनो खबर नहीं रहते। ट्रेनिंग के पढ़ा रहा हूँ, आज आप जानते हैं कि खान सर किस कॉलेज से बीएड किए हैं? आपको मैथ मस्ती के विपिन सर किस कॉलेज से बीएड किए हैं? लेकिन क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले किसी लेक्चरर से कम हैं? तो अतः मैं शिक्षा विभाग को कहना चाहता हूँ, किसी बीएड धारी की जरूरत नहीं, योग्य शिक्षक की जरूरत है, जानने वाली, क्वालिटी वाली जानना। कि बाय चांस बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे क्षेत्र में आज प्राइवेट होम ट्यूटर, प्राइवेट संस्था नहीं होती तो शायद बिहार के लोग, शायद बिहार के बच्चे शायद अपना नाम भी लिखना नहीं जानता, शायद अपने पिता के नाम भी ढंग से बोल नहीं पाते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से टीचर को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। टीचर को कंट्रोल करने के लिए उसे परमानेंट क्लास में उपस्थित होना पड़ेगा। और यदि सही ढंग से तरीके से टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे तो फिर किसी प्राइवेट संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी प्राइवेट कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर सरकार को किसी प्राइवेट स्कूल के लिए इसको बंधन कसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग को निबंधन के लिए देखना नहीं पड़ेगा, कि फिर किसी बिहार के किसी कोचिंग को कुकुरमुत्ता को संस्थान कहना नहीं पड़ेगा। क्यों? कि मैं कह रहा हूँ, मैं अभी तक सोनू के स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होने का कोई प्रूफ, कोनो रिपोर्ट सामने नहीं आया है। नेतागण और सभी दिग्गज लोग आते ही हैं। आपको नीतीश कुमार से तो डायरेक्ट मांग करवे किए, आपको तेजस्वी यादव भी आजकल में आने वाले थे, आज गए, जबकि पप्पू यादव भी खुद आए, कुछ आपको आर्थिक सहायता भी करके गए। बाकी सोनू सूद भी हमारे आए। लेकिन होता क्या है, अब तक सोनू को अभी तक किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होने का रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन मैं बता दूं, सच तक चैनल के आपको आपको कश्यप भाई, जी हाँ, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम बच्चों को, विशेषकर सोनू को, उसको हाईलाइट पर लाए और उसको आगे बढ़ाने का आपको योगदान है। लेकिन जी हाँ, आज उन्होंने एक और वीडियो डाला जिसमें है शुभम नाम के कोई बच्चा और किसी एक स्कूल के बच्चे को दिखाते हैं, जो वो भी कहते हुए दिखते हैं कि हमें भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, हमें भी जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते मुझे इंग्लिश नहीं आते है, हमारे कंप्यूटर क्लास में मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आते, साइंस क्लास में भी साइंस टीचर नहीं है। बहरहाल एक किसी एक स्कूल नहीं और कोई एक सोनू नहीं, ऐसे हमारे देश बिहार, राज्य बिहार और देश भर में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम राजनीति में तेरी मेरी, इसकी उसकी, जात धर्म, मंदिर मस्जिद, इसके उसके लेकर हम पड़े रहते हैं और हम स्वर्गीय विकास को आकर हम उसके पीछे छूट जाते हैं। यहाँ तक कि मीडिया वालों की बोल लीजिए, यूँ कह देते हम गोदी मीडिया, यूँ कहीं कोई सरकारी अधिकारी अफसर जिन्हें एक बार ड्यूटी मिल जाती है, जिन्हें कोई सैलरीधारी यानी कि सैलरी होल्डर बन जाता है, फिर जो किसी सेवक बन जाते हैं, तो फिर उसमें भी उनके जो बोला जाता है नमक हरामी हो जाना, नमक खाकर नमक हरामी हो जाना, तो बिल्कुल वही हो जाते हैं। जब तक वो लुढ़कता है, जब तक वो सड़क पर दौड़ता है, जब तक वो खुद ही विद्यार्थी हुआ करता है, वो भी तरसता है, वो कराता है,
लेकिन जब समय को गुजर जाता है तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। परिणाम यही होता है कि वो जिस तरह से सिसक कर, परेशानियों को झेलकर, गरीबी को पार करके एक एक वक्त के मोहताजगी को गुजर कर जब वो भी बड़ा बन जाता है तो फिर वो अफसरशाही के तहत वो भी अपने भ्रष्टाचार में आके संलिप्त हो जाता है और कोई सच्चाई बातों को आगे नहीं बढ़ाता है। जिस प्रकार के अपने वीडियो में देखा ही था, सोनू कहा ही था कि इसमें सरकार की कोई दोष नहीं। हम उसके नीचे स्तर पर बहुत सारे उसके नीचे जो अफसर कार्य करता है उनको इस बात को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर तो पूरे देश भर में घूम भ्रमण नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बोल दूं कि इस तरह से आए दिन अभी तक तो एक तरफ से सोनू को लोग कह रहे हैं कि मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं गोद ले लूं, मैं गोद ले लूं, लेकिन उसको हालांकि अभी तक कोई लिया नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे सोनू एक नहीं, एक सोनू को बदल कर नहीं होगा। एक सोनू से मेरा जीवन नहीं बदल सकता है। वैसे आपको पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो तो करोड़ों का सूट पहनते हैं, वो लाखों का एक बार लंच करते हैं, लेकिन क्या उससे हमारे स्वस्थ भारत का स्वस्थ परिवार बन सकता है? अब जब जानते ही हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उसके लिए कितनी प्रोटेक्शन दी जाती है, जब मेरे होम मिनिस्टर आते हैं कितने प्रोटेक्शन मिलते हैं, और सराय के अफसर से उनको भी कितने प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन आपको समझना चाहिए एक अफसर के अंतर्गत, एक डीएम के अंडर, एक एमपी के अंडर में, इस एमपी को हम जितने प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन उसके अंडर में लाखों लोग परेशान हाल रहता है, जिससे उसकी जान की कोई परवाह नहीं होती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि महात्मा गांधी कहे थे, जैसे कि कहा था, आप जानते हैं इतिहास से आपको ताल्लुक़ है तो जानते हैं कि एक बच्चा ने कहा था कि बापू मैं आपको कमीज़ सिलवा देना चाहता हूँ, मेरी अम्मी आपको सिला देंगी। तो बोलिए कि बेटा, जिसमें लंबी बातें हैं वहाँ तक मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। जिसने बोला कि 1 2 2 2 3 2 4 2, बोले कितना दो? तो बच्चा बोला था बापू कितना लीजिएगा, मेरी अम्मी उतनी आपको सी देगी। बाप बोलिए तो सही। तो बोला कि बेटा या बाबू, तुम हमारे देश में उस समय की जनसंख्या अनुसार हमें बोला 50 करोड़ कमीज़ें चाहिए, क्या तुम्हारी अम्मी दे पाएगी? बोले कि आप बापू क्या कहना चाहते हैं? बापू यही कहे थे कि जब भारत के हर व्यक्ति कमीज ना चढ़ जाए, कोई भी नंगा ना रहे, कोई भी भूखा ना सो जाए, कोई भी निरक्षर ना रह जाए, औरतें और नारी हमारे सुरक्षित ना हो जाए, तब तक हम कपड़े कैसे पहन सकते हैं? उसी प्रकार मैं इस बातों के जो नहीं जानते उसको मैं ही समझा दूं। यही कारण है कि महात्मा गांधी खुले बदन रहा करते थे, नंगे बदन हुआ करते थे, क्योंकि वो पहले चाहता था वो अपने तो पहन सकते था। आपको पता ही है कि उनके पिता करमचंद गांधी तो एक वो कह सकते हैं कि धनी व्यक्ति थे, लेकिन फिर उनकी भी पुरानी तो धन संपत्ति ही थी, लेकिन वो फिर नंगा बदन क्यों रहने लग गया? क्योंकि उसके समस्त वो कहा करते थे, बापू का ही कहना था कि ये पूरे भारत मेरे देश है, एक घर है और उसका मैं मुखिया हूँ, चाहे मुखिया ही मैं हूँ, तो सारे बच्चों को, सारे परिवार को जब तक मैं ना पहना दूँ तो मैं कैसे पहन लूँ? मैं कहना ये किसकी बोलने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं, ये तत्काल मेरे लिए फिजूल है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी एक सोनू को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर उसके पीछे कोई गोद ले लेकर बिहार के करोड़ों, कम से कम 2 करोड़ बच्चे अंडर स्कूल तक में, यानी कि मिडिल स्कूल तक में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे एडमिटेड है, उन बच्चों का क्या होगा? तो ये मेरे कहने का अर्थ यह है कि पूरे बिहार की, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए और उन बुरा नाम तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट में सरकारी तनख्वाह खाने वाले 50 60 70 हज़ार की तनख्वाह लेने वाले उन शिक्षक हुजूर, उन शिक्षक महाशय से मैं कहना चाहता हूँ, आप बदलिए। सरकारी विधि व्यवस्था तो बदलेगी ही, लेकिन चूँकि मैं एक प्राइवेट क्लास करता ही हूँ, तो मैं कोचिंग संचालन कर रहा हूँ। ये मेरे CM स्टडी पॉइंट मेरे यूट्यूब चैनल है, जो मेरे CME कोचिंग करिकापुर हाट का ही एक ऑनलाइन चैनल है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो मुझे मेरे पास 9 साल की पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मुझे मालूम है कि मेरे अंडर में कम से कम 3-4 हाई स्कूल है। मेरे अंडर में आपको कम से कम 50 60 70 आपको मिडिल स्कूल भी है। तो मिडिल स्कूल में भी, प्राइमरी स्कूल में भी कितने न जाने शिक्षक हैं, उनसे पता ली जाए तो एक सरकारी स्कूल में क्या होता है, एक सरकारी स्कूल के शिक्षक क्या करते हैं। मैं इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल के शिक्षकों से मैं सिर्फ बच्चा मांगा हूँ, सिर्फ मैं समय मांगा हूँ, लेकिन नहीं देते। आज जो व्यक्ति, जो नेता, बड़े स्टार्स आके सोनू को गोद लेना चाहते हैं, हुजूर मैं तो कोई स्टार नहीं हूँ, मैं तो कोई
करोड़पति दूर की बात, मैं लाखपति भी नहीं हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे कोचिंग कैंपस के इस अंडर के कम से कम 20-25 स्कूल में मैं एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार मैं आवेदन किया हूँ। मैं 100 बार मैं लिखित आवेदन से मैं इस तरह से होनहार, इस तरह से काम करने वाले, आगे बढ़ने वाले बच्चों को मैं मांगा हूँ, और मैं उसको कम से कम जितना मेरी क्षमता है, कम से कम मैट्रिक इंटर तक मैं ज़रूर कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। कम से कम उसे बेस्ट सही रास्ता दिखा सकता हूँ, उसके बाद उसे मैं बेहतर आगे कराने की मैं रास्ता मेरे पास ज़रूर है, चूँकि मैं अपने से मेहनत करता हूँ, ठीक है। चूँकि इस बार भी मेरे बच्चे कम से कम 93% लाया है, जो गाँव के क्षेत्रों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बात ये भी सत्य है कि डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक लाया है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इस समाज के, इस क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं दी गई। साथ ही साथ कम से कम किसी स्कूल में 5 शिक्षक, 8 शिक्षक, 10 शिक्षक, 12 शिक्षक वाली भी मैं स्कूल देख रहा हूँ, लेकिन स्कूल में सही तरह से अटेंडेंस भी, हाजिरी नहीं बनते, शिक्षक समय पर पहुँचता भी नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ, जब मैं खुद, चूँकि कुछ पीरियड तक मैं भी नियोजित शिक्षक से पढ़ा था, चूँकि मैं भी कुछ दिन तक नियोजित शिक्षक से पढ़ा था, उस पीरियड में मैं अपने इंचार्ज और हेडमास्टर से स्कूल, मिडिल स्कूल में बोले थे कि सर, अब जो लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाया है, वो तो सिर्फ मेहनत करने में डरता है कि मेहनत करके सीख कर क्या करूँगा, मुझे तो जॉब होगा ही नहीं, ये तो जॉब पाऊंगा नहीं, बाई चांस उसके विचार के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इन महाशय, इन मोहतरमा, इन शिक्षक बंधु, ये महाशय अब तो कम से कम सरकारी तनख्वाह पानी लग गए हैं। मैं कहना चाह रहा थे, मैं उस पीरियड में कहते, हुजूर कम से कम आप तो पढ़ लीजिए, आपके अंडर में कम से कम 200, 300, 400, 500, 800 बच्चे आते हैं, कम से कम आप अब तो सीख लीजिए। कल नहीं जानते थे, आज आपको नौकरी लग गई, आज आपको जॉइन लेटर है, आप सर्विस का तनख्वाह, रेगुलर सरकारी तनख्वाह उठा रहे हैं, आज सीख लीजिए, आज बच्चे आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले तनखे बढ़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल को अपोज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग क्यों करता है। जी हाँ, मैं भी कोचिंग वाला हूँ, हम पर भी तरह तरह की यातनाएं आती है, तरह तरह से सरकारी स्कूल और समाज के द्वारा हम पर आपको दबाव डाले जाते हैं। कैसा करता है, सरकारी स्कूल के बच्चे को छेक लेते हैं, करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। और कुछ लोग कहते हैं सरकारी संस्थान, या जैसे कि बिहार सरकार के आपको कोचिंग का निबंधन के दौर पर कहा गया, कोचिंग संस्थानों को कुकुरमुत्ता कहा गया था। किन कुकुरमुत्ता संस्थानों में पढ़ते हैं बच्चे, जहां पर आने जाने का रास्ता नहीं। मैं कहता हूं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग को कहता हूं, भारत सरकार शिक्षा विभाग को कहना चाहता हूं, बिहार के शिक्षा मंत्रालय से कहना चाहता हूं, भारत के शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय से कहना चाहता हूं, आप किसी प्राइवेट स्कूल से हिंसा क्यों करते हैं, आप किसी प्राइवेट कोचिंग से क्यों हिंसा कर रहे हैं। आप ऐसा व्यवस्था कर दीजिए। हुजूर, आपको यदि नहीं आता है, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं सारे व्यवस्था को बदल कर ख़त्म कर दूंगा। ये भी प्राइवेट स्कूल नहीं चलेगी, ये भी कोचिंग नहीं चलेगा। क्यों कि आपकी शिक्षा व्यवस्था इतना बद से बदतर है कि आपको सही शिक्षक पहचानने नहीं आता है। आप रिश्वतखोर के थर्ड पार्टी, थर्ड गेट से आप शिक्षक को नियोजित करते हैं, जिस शिक्षक को उचित कोई व्यवस्थित ज्ञान ही नहीं, उस शिक्षक को खुद पढ़ाने नहीं आता है, उसके पास कोई सटीक विधि व्यवस्था नहीं। लेकिन मैं तो एक होम टीचर ग्रुप में, मैं घर में रहकर बच्चों को पढ़ाकर मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मैं मेरे पास मेरी बस से एक वचित जैसे अच्छे बच्चे मिल जाए, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि दुनिया के किसी संस्थान से मैं एक कदम आगे नहीं तो एक कदम पीछे भी मेरे बच्चा नहीं रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे वक्त और समय पर मेरे साथ वैसे कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिद्वंदी और यहाँ पर सरकारी स्कूलों के दबाव और उसके हिंसात्मक बातों से यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर उल्टे पुल्टे कानून हुए करते हैं। जिस तरह से मैं कह रहा था कि सर सोनू गोद मांग रहे सोनू को गोद, लेकिन नहीं, मैं लिखित आवेदन के साथ मैं आज सन 2014 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों कि खुद भी वो शिक्षक पढ़ते नहीं, दूसरी को पढ़ने देना नहीं चाहते, खुद भी जानते नहीं, दूसरी को जानने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्यों, यदि वो शिक्षक अच्छे से पढ़ ले तो नहीं होगा क्या? जो शिक्षक कम से कम सरकारी तनख्वाह खाते हैं, उसे भी क्या कम से कम उसे पैसे की उसे कोनो खबर नहीं रहते। तो अतः शिक्षा विभाग को भी इसको बदलने की ज़रूरत है, उचित और योग्य शिक्षक को नियुक्त करने की ज़रूरत है। और हाँ, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहता है तो इससे बीएड और डीएलएड से कुछ नहीं होने वाला है। ये बीएड डीएड को पैसा फेंको, तमाशा देखो। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, इस चैनल पर आप कमेंट कीजिए कितनी बीएड चाहिए आपको। घर बैठे मैं आपको गाड़ी भर भर के बीएड की डिग्री दे कर आऊँगा, गाड़ी भर भर के बीएड की डिग्री देकर आऊँगा मैं। आप हमसे चैलेंज कीजिए, आप हमसे वादा कीजिए। तो फिर बीएड करने के बाद किसी को आप शिक्षक बनाने की क्यों लेते हैं? आप जिस तरह से कंपटीशन लेवल की होती है, जिस तरह से आपको जनरल कंपटीशन की आपको शिक्षक नियुक्तियाँ होती है, जिससे एनटीपीसी, ग्रुप डी और ये सारी चीज़ें हैं, एसएससी के द्वारा जिसे शिक्षक की भर्ती कराइए, जिसमें मेरे विचार से कोनो बीएड की ज़रूरत नहीं है। बीएड वाले को तो मैं चैलेंज करता हूँ, वो ज़िंदगी तक 100 साल 10,000 साल यदि उम्र रहे
तो मैं 5000 साल से एक्सपीरियंस वाले मैं बीएड को बीएड के शिक्षक को ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन मैं तो किसी ट्रेनिंग लेने नहीं गया हूँ, लेकिन मैं तो बिना किसी ट्रेनिंग के पढ़ा हूँ। आज आप जानते हैं कि खान सर किस कॉलेज से बीएड किए हैं? आपको मैथ मस्ती के विपिन सर किस कॉलेज से बीएड किए हैं? लेकिन क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले किसी लेक्चरर से कम हैं? तो अतः मैं शिक्षा विभाग को कहना चाहता हूँ, किसी बीएडधारी की जरूरत नहीं, योग्य शिक्षक की जरूरत है, जानने वाली क्वालिटी वाली जानना, जो आपको निष्ठापूर्वक मेहनत करता हो, हरामखोरी नहीं करता हो, हराम की पैसे खाना नहीं चाहता हो, 6 घंटा का मेहनत करना चाहते हो। हम प्राइवेट संस्था वाले, विशेषकर मैं अपनी बात करता हूँ, 15 घंटा बच्चों पर मेहनत करता हूँ। और मैं ही नहीं, मुझे से बहुत सारे कोचिंग प्राइवेट संस्थान के टीचर 15 घंटा मेहनत करते हैं। क्या सरकारी में से करते हैं? फिर सरकारी बच्चे कैसे सीखेंगे? सरकारी शिक्षक मोबाइल देखकर, आपको मैं भी एक वीडियो बनाए थे, अब ऊपर आई बटन में देख लीजिए। शिक्षक आके तो क्लास में सोते हैं, शिक्षक आके तो सोले पड़े रहते हैं, उनके बच्चे कैसे सीखेंगे? अभी तो मोबाइल में, इंटरनेट में फिल्म और सारी चीज़ देखने की दिन आई। इससे पहले उस दिन को याद कीजिए जब मोबाइल में लोगों के पास हाथों में स्क्रीन टच मोबाइल नहीं था। उस समय लोग नोकिया छोटा सेट मोबाइल हुआ करता था ना, उसमें लोग आके स्कूल में गेम खेला करता था। उसके बाद भी सरकारी शिक्षा का स्कूल में आके लूडो खेला करता था। इस तरह से समय पास करता है। और दूसरी बात मेरे विचार से एक बात ऐसी लगती है, जब मैं अंडर प्राइमरी स्कूल का था, जब 2-3 में पढ़ा करते थे, उसमें मेरे गांव में स्कूल हुआ करता था। हालांकि महीना में तो 25 दिन बंद ही रहते थे, 25 दिन बंद ही रहते थे। कभी 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना पर इन्वाइट देकर शिक्षक आया करते थे। लेकिन कम से कम उस समय के दौर में शिक्षक इंक्वायरी से डरता था। अरे आज सरकार बायोमेट्रिक से टीचर की अटेंडेंस लेते हैं। बायोमेट्रिक्स के टीचर की अटेंडेंस लेके क्या होगा? वो तो घर में अटेंडेंस 9 बजे तो हाजिरी बनाकर फिर 10 बजे 11 बजे तक घर के काम करते हैं। वो तो घर के खेत खलियान का काम करते हैं, वो तो दूसरे तरह के कामकाज करते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से टीचर को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। टीचर को कंट्रोल करने के लिए उसे परमानेंट क्लास में उपस्थित होना पड़ेगा। और यदि सही ढंग से तरीके से टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे तो फिर किसी प्राइवेट संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी प्राइवेट कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर सरकार को किसी प्राइवेट स्कूल के लिए इसको बंधन कसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग को निबंधन के लिए देखना नहीं पड़ेगा, कि फिर किसी बिहार की किसी कोचिंग को कुकुरमुत्ता को संस्थान कहना नहीं पड़ेगा। क्यों कि मैं कह रहा हूँ, मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं उससे पहले से मैं खुद पढ़ भी रहे थे। मुझे इस बात की मालूम है कि बाय चांस बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे क्षेत्र में आज प्राइवेट होम ट्यूटर, प्राइवेट संस्थान नहीं होती तो शायद बिहार के लोग, शायद बिहार के बच्चे शायद अपना नाम भी लिखना नहीं जानता, शायद अपने पिता के नाम भी ढंग से बोल नहीं पाते। लेकिन सरकार इसमें भी अनदेखी करती है, सरकार उसको भी बुरा भला कहते हैं। मैं आपको अंतिमतः यही कहना चाहता हूँ, सरकार कानून बदले, भारत सरकार कानून बदले, बिहार सरकार कानून बदले, शिक्षण के पठन पाठन नियम को बदलाए और शिक्षक नियोजन तरीका को बदले, उसकी योग्यता को ना देखे, उसके मैट्रिक, उसको डिग्री वाली उसके एकेडमिक ईयर के सुपर परसेंटेज पर ना आए। आपको कंपटीशन लेवल की जनरल कंपटीशन निकाली जाए जिसमें बेहतर से बेहतर की जाए। आज जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, आज जो आपको +2 के लिए जो आपको प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, मैं कहना चाह रहा हूँ, कौन ऐसा 40,000 शिक्षकों में से कौन ऐसा शिक्षक होगा जो ग्रुप डी में फेल हो जाने वाले बच्चा, जो सक्सेस नहीं होता है, वो लोग से भी कम जानने वाला होगा। अब बोलिए तो फिर बिहार की शिक्षा कैसे होगी? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलेगा? तब फिर बच्चे, फिर गरीब और फिर सपना देखते रह जाते हैं। मेरे पास तो साइंस टीचर नहीं, मेरे पास तो मैथ टीचर नहीं, मेरे पास तो इंग्लिश टीचर नहीं, मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता। लेकिन क्या पता नहीं, एक तो कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक, एक तो प्राइवेट स्कूल में 200, 300, 500 रुपया महीना लेने वाले प्राइवेट स्कूल के बच्चे, कितने प्राइवेट स्कूल के शिक्षक। हम चूँकि प्राइवेट स्कूल संस्थान से भी गए थे, तो क्या कहते हैं, एक तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रोग्राम में गए थे जिसमें कहा गया था प्राइवेट स्कूल के टीचर को 4,000 टीचर कहा जाता है। लेकिन आपको पता है जो 60,000, 70,000 महीना वाला उठाने वाले शिक्षक अपने बच्चों को 4,000 मास्टर के पास भेजते हैं, क्योंकि उसे खुद पता है कि मैं नमक हराम ही हूँ, मैं हराम के खा रहा हूँ, वो तो हलाल के खाएंगे। 4,000 रुपये तो महीने लेंगे, लेकिन 4 घंटा पसीना उतारेंगे, जिससे बच्चे होंगे हम 40,000, 70,000, 80,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह लेकर हम तो जाके स्कूल में खराटे लेके आते, हम तो गेम खेल कर आते, हम तो व्हाट्सएप चैटिंग करके आते और सारे काम करके आते। अतः एक सोनू से नहीं होने वाला है। और जिस तरह से ढेरी आज आपको शुभम कुमार कहा है, कल कोनो और कुमार कहेंगे और सब लोग कहेंगे। अतः एक एक आदमी को कोई नेता, अब सोनू को तो लोग गोद लेने के लिए आया था, अब शुभम कुमार को कौन गोद लेने के लिए आएगा? इसको कोई बोलने भी नहीं आएगा। अतः इस तरह से किसी एक सोनू को बचा कर नहीं होगा, बल्कि देश के आज के बच्चे कल के भविष्य हैं और हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा, ताकि सब दिन के, सब काल के, सभी गरीब के, सभी अमीर के, सभी बच्चे बेहतर शिक्षा ले पाए
और बेहतर कर सके। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के बदलने चाहिए, साथ ही साथ सिलेबस को भारी करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के सिलेबस भारी होता है, उसमें स्टडी मटेरियल अधिक होता है। आजकल हमारे सरकारी एनसीईआरटी में स्टडी मटेरियल घट गए हैं, उसकी एग्जाम नहीं लेते हैं, जाओ ऐसे पास कर दो। प्राइवेट स्कूल वाले 100 बार एग्जाम लेते हैं, उसका 100 सैक टेस्ट लेते हैं, लेकिन क्या सरकारी में से होते हैं। अतः सरकारी व्यवस्था को बदलनी चाहिए, फिर हमें किसी प्राइवेट स्कूल की मुँह ताकनी नहीं पड़ेंगी और फिर एक सोनू को लेकर हमें मरना नहीं पड़ेगा। हमारे सोनू जैसा लाखों हजारों करोड़ों सोनू उपलब्ध हैं। अतः देश के सच्चे विकास के लिए कहा गया कि जब तक किसी देश की, तब तक किसी समाज की, तब तक किसी समुदाय की, जब तक किसी धर्म की, जब तक किसी क्षेत्र की, तब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा, जब तक वो क्षेत्र क्या नहीं होगा, आपको शिक्षित नहीं होगा। अतः हमारे पास उचित शिक्षा नहीं, अतः मेरे पास उचित व्यवस्था नहीं, अतः हम नीचे की ओर गिर रहे हैं और नीचे की ओर गिर रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियो सही लगे, वीडियो आपको थोड़ा सा भी सही लगे तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।